हेलो, गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज तक जो भी हमारे 3 लाइव सेक्शन हुए हैं पीछे, उनमें हमने क्या देखा, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। इन तीनों चैप्टर को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरपी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम अपने इस लाइव क्लास में देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? लीनियर इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण के बारे में भी हम देखने वाले हैं और उसके बाद में हमारे पास में जो असमीकरण हैं उनको भी हम सोल्व करना सीखेंगे। तो यानी आज का जो चैप्टर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, चाहे उसकी जो कंडीशन है वो कैसी है। अगर वो 100/100 लाने वाला है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का अंक भार यानी इसकी जो मार्क्स है वो मार्क्स होते हैं पूरे पूरे प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर। यानी इस चैप्टर में से एक प्रश्न पूरे 6 नंबर का पूछा जाता है। 6 नंबर हमारे क्लास 10th मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा 1% इंक्रीज कर देता है। कितने प्रतिशत? 1 नंबर, एक पूरा प्रतिशत बना देता है 6 नंबर। अब मैं बात करता हूं कि ये प्रश्न जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। जैसा आपको पता है और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि हमारे पेपर में 4 सेक्शन आते हैं। पहले सेक्शन में 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे सेक्शन में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद तीसरा सेक्शन सी जो है उसमें हमारे पास 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला जो सेक्शन डी है इसमें से 6-6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा प्रश्न है जो 6 नंबर का पूछा जाएगा। ये होता है बोर्ड पेपर का प्रश्न संख्या 26 जो 6 नंबर का होने वाला है। इस 6 नंबर में कौन कौन से प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं आज हम पूरे डिटेल से ही देखेंगे, किस प्रकार प्रश्नों को हल करना है, और अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो हमें कौन सी लैंग्वेज में यानी उसका जो लिखने का तरीका है वह क्या होना चाहिए। पूरा एकदम हम A to Z देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ इस वीडियो की स्टार्टिंग की। सबसे पहले ये जो वीडियो है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारे पास में कोई भी 2 समीकरण है, इस पूरे चैप्टर में कोई भी हमारे पास प्रश्न पूछा जाएगा उसमें हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन दी जाएगी और उनके लिए कोई भी ग्राफ पूछा जाएगा। देखिए, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि कोई भी मेरे पास में लीनियर इक्वेशन यानी रेखिक समीकरण है, वह रेखिक समीकरण इस रूप की होती है: ax + by + c = 0। कोई भी रेखिक समीकरण किस रूप की होती है? ax + by + c = 0। अगर मैं एक रेखिक समीकरण और मान लूं यहाँ पर ax + by + c, ये मैंने 2 रेखिक समीकरण मानी है। इन दोनों में ये तो सेम हो गई, मैं इन दोनों में अंतर करने के लिए इसको a1, इसको b1, इसको c1 नाम दे देता हूँ, और ये वाला a2, ये वाला b2 और ये वाला c2 हो जाएगा। इस प्रकार हमने 2 इक्वेशन जो है उन दोनों को अलग अलग प्रकार से दर्शा दिया, a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2। अब देखिए, प्रश्न हमारे पास किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। कौन सी? कई बार हमें प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि हमारे पास में ये जो है इनसे जो लाइनें बनेगी, जो हमारे पास किस प्रकार की लाइनें बनेगी। अब देखिए, हमें पता होना चाहिए कोई भी 2 लाइनें हैं वो एक दूसरे से कैसे हो सकती है। या देखिए, पहली कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक लाइन मान लिया इस प्रकार से कहीं जा रही है, ये दूसरी लाइन इस प्रकार से। यानी मैं कह देता हूं, यदि एक लाइन दूसरी लाइन को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाली जो लाइनें हैं इनका क्या नाम हो गया? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं ये वाली? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ये रेखाएं होती कब है वो भी देख लीजिए। यदि दोनों में 2 समीकरण हमारे पास दी हुई है, इन दोनों समीकरणों में जो हमारे पास में a1/a2 की वैल्यू है, a1/a2 की जो वैल्यू है
वह अगर बराबर नहीं है b1/b2 की वैल्यू के, तो समीकरणों में जो दोनों समीकरण हैं उनके द्वारा जो लाइनें बनेगी वह प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। अब हमें यह भी पूछा जाता है अक्सर कि कौन सी रेख यानी दो समीकरण दे दी जाए, पूछा कि जांच कीजिए कि क्या दिए गए दोनों समीकरण संगत है अथवा असंगत। अब देखिए हमें यह पता होना चाहिए कि संगत और असंगत होते कब है। यदि दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर भी अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो लाइनें हमारे पास में संगत होती है। ये वाली रेखाएं कैसी है? संगत है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं संगत रेखाएं। अब अगर पूछे कि इन रेखाओं के कितने हल विद्यमान है, पूछा जाए दो समीकरण दे दी और पूछा इन दोनों के लिए कितने हल विद्यमान है, तो ये बताइए ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर, यानी इसका एक ही आंसर है, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। इसलिए यहां मैं लिख देता हूं इसके कितने हल विद्यमान होंगे, अद्वितीय हल विद्यमान है। अब ये अद्वितीय हल विद्यमान हमें कहां काम में आने वाला है? प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि दो में कोई भी समीकरण दे दी, दोनों समीकरणों को देने के बाद में यह पूछेगा दोनों समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा यह बताइए कि दोनों के कितने हल विद्यमान है। दोनों के कितने हल विद्यमान है यह ऐसा पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि इसकी प्रकृति कैसी है, इन लाइनों की जो नेचर है वह कैसी है। तो नेचर कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अद्वितीय हल विद्यमान है तथा संगत है। ये तीनों चीज बता देंगे। आगे वाले में एकदम बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है इन सभी चीजों से। मैं दूसरी चीज की बात करता हूं। अगर मेरे पास में ऐसा आ जाए कि ये वाली कोई एक लाइन है, ABCD कुछ भी होगी, और ये वाली कोई दूसरी लाइन है, ये एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, मैं मान लेता हूं अगर ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह सदैव समान रहता है, तो इस प्रकार की लाइनें क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल यानी अगर समांतर रेखाएं हैं तो उसमें ये वाली कंडीशन होगी। कैसे पता चलेगा कि लाइनें दी गई जो है वो हमारे पास में समांतर है? अगर दो समीकरण है उनको देखने पर यह पता चलता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जैसे मैं कोई उदाहरण लिख देता हूं, लिखा है 2x + 3y = 4 और ये लिखा है कि 3x + 7y = 9। ये कोई दो समीकरण है, ये इसमें A1 का मान, ये इसमें B1 का मान, ये इसमें A2 का मान और ये इसमें B2 का मान। यहां से ऐसा लिखा हुआ A1/A2 और ये हमारे पास B1/B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो लाइनें प्रतिच्छेदी होगी, संगत होगी और उनके अद्वितीय हल विद्यमान होंगे। समांतर कब होगी? यदि A1/A2 बराबर हो जाए किसके? B1/B2 के, परंतु ये बराबर नहीं हो किसके? C1/C2 के। हमारे पास A1, B1 और C1 A, B और C तीन वैल्यू होती है। पहले वाली दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी। अगर पहले वाले दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर। अब ये बताओ ये दोनों एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एक भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है, तो इसके लिए कितने हल विद्यमान होंगे? यहां मैं लिख देता हूं इसका कोई हल विद्यमान नहीं है। कोई भी हल इसका पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोई हल विद्यमान नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी टच भी नहीं करती, तो ये जो लाइंस जो है वो कैसी हो जाएगी? हमारे पास में असंगत रेखाएं होगी। दूसरा कंडीशन भी हमारे पास हो चुका। अब मैं तीसरी कंडीशन की बात करता हूं। यदि एक लाइन हमारे पास में ऐसी कोई आ रही है, दूसरी लाइन ठीक इसी के ऊपर आ जाए अगर, तो उस प्रकार की लाइन को क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं। क्या कहेंगे? संगामी रेखा यानी कॉन्करेंट लाइन। अब संगामी रेखाएं कब होती है? यदि पहले वाले दोनों बराबर नहीं है तब प्रतिच्छेदी, पहले वाले बराबर है और तीसरे वाला नहीं है तब समांतर। अगर
A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2 के। यदि तीनों ही ये बराबर है अनुपात, तो हमारे पास रेखाएं कैसी होगी? कॉन्करेंट लाइन यानी संगामी रेखाएं। और संगामी अगर रेखाएं हैं, ये मान लिया एक लाइन, ये इसी के ठीक ऊपर दूसरी लाइन। अब ये बताइए ये दोनों एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? ये दोनों अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को स्पर्श करती है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने इसके हल होंगे? हमारे पास में इसके अनंत हल, इनफिनिट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, अगर अनंत हल विद्यमान है तो क्या ये एक दूसरे को स्पर्श करती है, ये एक दूसरे को कहीं पर भी टच करती है, तो हमारे पास लाइन कैसी होगी? संगत। तो ये वाली असंगत है, ये वाली दोनों ही संगत, क्योंकि एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करती है, इसलिए संगत। ये कितने जगह टच कर रही है? अनंत। ये एक ही जगह यानी अद्वितीय हल विद्यमान है। ये वाली जो चीज मैंने तीन कंडीशन बताई है, ये तीनों कंडीशन हमारे बहुत ही ज्यादा काम की है। प्रश्न जो भी पूछा जाता है, पहले तो ये पूछ लिया कि आलेखीय विधि से हल करो, ये दे दिया। उसके बाद में एक छोटी सी इसी क्वेश्चन में एक लाइन लास्ट में और डाल दी जाती है कि उसकी प्रकृति बताइए, तब हमारे ये प्रकृति बतानी है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि रेखाएं संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करो। तो संगत और असंगत का कब पता चलेगा? जब हमारे पास में ये तीनों पॉइंट एकदम क्लियर होने चाहिए। ये वाले सारा मैटर अगर क्लियर है तो अब देखिए, अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। हम क्वेश्चन की बात करेंगे अब डायरेक्ट। सबसे पहले कोई प्रश्न ले लेते हैं, जैसे मेरे पास में कोई भी प्रश्न ले लेता हूं। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड, आलेखीय विधि से हल कीजिए। उसके बाद में क्या लिखा है? तथा हल की प्रकृति बताइए। और क्या लिख दिया? तथा हल की प्रकृति बताइए। हल की प्रकृति बताइए। ये वाला हमारे पास में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है? पहले तो ग्राफीय विधि से यानी आलेखीय विधि से इसको हल करना है। मैं एक बार पहले वो जो दोनों इक्वेशन है वो लिख देता हूं आपके लिए। दोनों इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि 2x माइनस वाई बराबर 4, और ये है दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। हमारे पास में दो समीकरण दी हुई है, दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। और ग्राफीय विधि से हल करने के साथ ही साथ हमें ये बताना है कि उसका जो हल है उसकी नेचर यानी उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। कैसे कैसे हल करेंगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास जो पहली समीकरण है वो इस प्रकार से है कि 2x माइनस वाई बराबर 4। क्या यही समीकरण दी हुई है? देखिए, इन समीकरणों से हमें एक सारणी बनानी होती है। सारणी को बनाने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं। जो तरीका हमें सूटेबल लगे हम उससे सारणी बना सकते हैं। मैं सारणी थोड़ी सी अलग प्रकार से बनाता हूँ। देखिए कैसे, एकदम इजी मेथड देखेंगे। चाहे कितने भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, कितना भी टैलेंटेड विद्यार्थी क्यों ना हो, सबको इस क्वेश्चन को करने में अपने समय की बचत होगी। सबको ये जैसे इस तरीके से अगर जैसे मैं ये बता रहा हूं, अगर उससे करोगे तो आपके समय की जरूर बचत होगी। कैसे? मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो इक्वेशन, ना इसके किसी का पक्षांतरण करता हूं ना कुछ और करता हूं, मैं डायरेक्ट एक चीज रखता हूं यहां पर कि x बराबर 0 रखने पर डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूं, मेरे पास में जो समीकरण है उस समीकरण में जो x है उसकी वैल्यू में क्या कर देता हूं, पुट 0। तो यहां देखिए ये 2 ये इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर किसी भी नंबर को 0 से गुणा किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 0। ये तो 0 है, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां मेरे पास केवल बच गया y बराबर मेरे पास प्लस का 4 लिखा है। ये माइनस का चिन्ह इधर है, आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा।
देखिए मैंने x का मान 0 रखा, y का मान क्या आ गया 4। एक मान तो आ चुका, 2 मान मुझे और चाहिए। तो देखिए दूसरा मान मैं ऐसे लिख देता हूं कि y बराबर 0 रखने पर, एक बार तो मैंने x का मान रखा, अब की बार मैंने y का मान 0 रख दिया। अब देखिए x का मान तथा y का मान 0 रखने से हमें कौन सा फायदा होगा, ये फायदा आपको तब पता चलेगा जब अभी हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते समय ये जो वाले 0 0 वाले जो कोऑर्डिनेट है वो एकदम आसानी से हम उसमें दर्शा पाएंगे। कैसे, y का मान अगर 0 रखेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या थी 2x माइनस, इस y की वैल्यू मेरे पास 0 है और बराबर में मेरे पास 4 लिखा हुआ है, तो यहां से मैं लिख देता हूं कि मेरे पास आ गया 2x बराबर 4। ये 0 है, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां मेरे पास 2 बचा हुआ है, 2 ये गुणा में आगे जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 4/2 का मतलब है मेरे पास x की वैल्यू आ गई कितनी 2। x का मान मैंने 0 रखा तो y का आ गया, y का 0 रखा तो x का आ गया। अब 2 मान आ चुके हैं, एक मान मुझे और रखना है। अब एक मान हमारी जो इच्छा हो हम वह मान रख सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा है। जैसे मैं यहाँ x y z कुछ भी वैल्यू रख देता हूँ। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ x का मान 1 ही रख देता हूँ, x बराबर प्लस का 1 रखने पर, x इज इक्वल टू +1 रखने पर, जैसे प्लस का 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 1 यानी प्लस का 2, ये माइनस का चिन्ह यहाँ y और बराबर में मेरे पास में 4। तो मैं यहाँ क्या कह देता हूँ माइनस का y बराबर, ये 4 तो पहले से है, ये 2 प्लस का जैसे ही आगे जाएगा मेरे पास माइनस का हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2। y की वैल्यू मेरे पास में देखिए यहाँ कितनी आ रही है प्लस की 2, ये प्लस का 2 है और इसकी वजह से ये जो मेरे पास माइनस का सिंबल लगाया हुआ है यहाँ मैं लगा देता हूँ y और ये माइनस का चिन्ह में आगे भेज देता हूँ, y का मान मेरे पास में माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैंने x के 3 मान रखे, या मेरे पास x के भी 3 मान आ चुके हैं, y के भी हमारे पास में 3 मान आ चुके हैं। अब तीनों से सारणी किस प्रकार से बनाई जाएगी, अब हम टेबल भी बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये नीचे बना देना इसके ना, जहाँ ये तीनों कंप्लीट हो जाते हैं उसके ठीक नीचे आप ये वाली टेबल बना देना। टेबल आप वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, यानी कि ये इस प्रकार से भी बना सकते हो और इस प्रकार से भी बना सकते हो। हमने 3 वैल्यू के लिए बनाई है तो इस प्रकार से मैंने बना दिया। एक बार मैंने x की वैल्यू 0 रखी तब मेरे पास y की वैल्यू -4 आई। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी, यहाँ लिखने में देखिएगा दोनों यहाँ 0 मत कर देना, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू प्लस का 2, ये मैंने रख दिया प्लस का 2। अब x की वैल्यू मैंने प्लस का 1 रखा तब मेरे पास y की वैल्यू -2 आई, माइनस का 2। ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी पहली समीकरण, उससे ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब मैं दूसरी समीकरण से बात कर लेता हूं। मेरे पास में जो समीकरण नंबर 2 है वो क्या दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इस समीकरण के लिए हमारे पास में यही वाला मेथड वापस काम में ले लेते हैं। मैं लिख देता हूं कि x बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 वैल्यू, x की जगह अगर मैं 0 रखूं x प्लस वाई बराबर -1 तो y के अंदर 0 जोड़ा जा रहा है, यानी y का मान डायरेक्ट क्या आ गया -1। इसी प्रकार से मैं क्या कर देता हूं y बराबर 0 रखने पर हम क्या रख रहे हैं y बराबर 0 रखने पर, तो हमारे पास x जो है वो तो स्थिर और y की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा बराबर -1। तो ये देखिए x में 0 जोड़ने पर हमारे पास x ही रहेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ x की वैल्यू आगे -1। अब x तथा y किस इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या रखेंगे, इनके अलावा रखनी है। अब जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है उनमें से नहीं रखनी, जैसे x का मान 0 रख दिया वो नहीं रखना, y का मान 0 रख दिया वो भी नहीं रखना। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू -1 और -1 आ चुकी है, इनके अलावा कोई भी मान रखना है हमारे पास। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं कि मैं x बराबर 2 रख देता हूं, x का मान कितना रख देता हूं 2, x बराबर 2 रखने पर x का मान जब 2 रखा जाएगा तो यहाँ आएगा 2 प्लस y बराबर -1, ये मेरे पास आ गया y बराबर -1 और ये 2 प्लस का जैसे ही आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -2 और -1 -3 हो गए। अब मैं इसकी एक टेबल बना देता हूँ।
इसकी जो सारणी बनेगी हमारे पास में किस प्रकार से बनेगी वो देखिए। हमारे पास में 3 नंबरों के लिए बनानी थी, ये x और ये y। x की वैल्यू 0 रखी है मैंने, एक बार y की वैल्यू 0 रखी। जब x की वैल्यू 0 रखी तो y का मान -1 आया। जब y की वैल्यू 0 रखी तो x का मान -1 आया। जब मैंने x की वैल्यू +2 रखी तो y का मान -3 आया। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, जो 2 समीकरणें थी, दोनों समीकरणों को हल करके दोनों की हमने अच्छी प्रकार से सारणी बना ली। अब दोनों को सारणी बनाने के बाद हम इनको ग्राफ में बनाते हैं। ग्राफ बनाते समय देखिए किस प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे वो बात करते हैं। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ये जो खड़ी वाली लाइन होती है ये वाली होती है वाई एक्सिस, और ये वाली जो लाइन होती है, जो क्षैतिज लाइन है, ये वाली होती है एक्स एक्सिस। यहाँ होता है एक्स यानी +x, और यहाँ होता है एक्स डैश यानी इधर -x होता है, ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश। जहां दोनों एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वह होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो यहाँ देखिए ये होता है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। यहाँ पर मेरे पास में आ गया +1, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास में 5। जो हमारा ग्राफ आता है उस ग्राफ में यहाँ वाली ये जो दूरी है, जो इसमें जो खाने बने हुए होते हैं छोटे छोटे, वो उनमें सब ये साइज समान रहती है। यहाँ मैं हाथ से बना रहा हूँ, बिना नाप के बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। कोशिश करेंगे देखिए आपको जितना हो सके उतना आपको सही बना के बताया जाए। यहाँ मेरे पास आएगा माइनस की वैल्यू आनी चाहिए, -1, -2, -3, -4, -5। और नीचे वाली जो y की वैल्यू होती है वो y की वैल्यू हमारे पास में यहाँ माइनस की होती है, तो ये -3, -4 और -5। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन के अनुसार 2 मैंने टेबल बनाई है। अब दोनों टेबल की जो लाइनें हमारे पास में ग्राफ में ड्रॉ करेंगे वो किस प्रकार की आएगी। सबसे पहले x का मान और y का मान, इसके लिए आपको 2 लाइनें पता होनी चाहिए। कौन सी लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, कौन सी लाइन है हमें ये पता होना चाहिए कि x अक्ष जो है उस x अक्ष पर y का मान जो होता है वो 0 होता है, तथा उसी के साथ में ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो y एक्सिस है, जो y एक्स है, उस y एक्स के ऊपर हमारा x का मान क्या होता है 0। ये लाइन विशेष तौर से इस ग्राफ वाले चैप्टर को करते समय हमें ध्यान में रखनी है कि x का मान, x अक्ष के ऊपर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। इसी को दूसरी भाषा में बोला जाए तो x का मान 0 होता है y अक्ष पे और y का मान 0 होता है x अक्ष पे। ये हमें याद रखना है, और ये हमारे यहां पर कैसे काम आ रहा है वो देखिएगा। अब देखिए मैं सबसे पहले इस पॉइंट की बात करता हूं जहां x का मान 0 है और y का मान -4 है। अब देखिए अभी मैंने बताया x का मान 0, x का मान 0 होता कहां है, इस y अक्ष पे होता है, ठीक है। इस पूरी लाइन पे x का मान तो 0 है, परंतु y का मान कितना है -4। y का मान कितना है -4, तो -4 ऊपर है या नीचे, ये y का मान यहां पर है माइनस का। तो यहां इस बिंदु को मैं कोई नाम दे देता हूं, जैसे मेरे पास ये वाला बिंदु है, बिंदु A। x का मान तो मेरे पास 0 और y का मान मेरे पास -4। ये हमारे पास एक बिंदु आ गया, उसके कोऑर्डिनेट लिखने, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। ये वाला हो चुका। अब दूसरे वाला, अब मुझे x का मान +2 चाहिए और y का मान 0 चाहिए। y का मान 0 कहां होता है, इस अक्ष पे, x अक्ष पे y होता है 0 और y का मान हमारे पास +2। ये वाला यहां आ जाएगा +2। इसको मैं बिंदु B नाम दे देता हूं। x का मान मेरे पास में 2 और y का मान मेरे पास में 0। इसलिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बताया कि एक बार x का 0 एक बार y का 0। इसका मतलब ये जो 2 बिंदु आएंगे हर इक्वेशन में, जैसे एक बार x का 0 एक बार y का 0, दोनों ही हमारे पास, एक तो x अक्ष पे आने वाला, एक y अक्ष पे, यानी हमें बीच में कहीं नहीं बनाना पड़ेगा, एकदम से सही लाइन पे आने वाला है। अब मैं बात करता हूं इस तीसरे वाले पॉइंट की, x का मान +1, ये रहा मेरे पास +1, y का मान -2, ये देखिए ये +1 ये -2, ये यहां से इधर आएंगे, यहां से इधर जाएंगे, तो ये वाला जो है वो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट इसको नाम दे देता हूं C। x का मान +1 और y का मान -2।
ये हमारे पास में 3 बिंदु थे इस लाइन के लिए और तीनों बिंदु हमने बना दिए। अब तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी सी सरल रेखा बना देते हैं। ये हमारे पास में लाइन हमारे पास कुछ इस प्रकार की आएगी, ये इस प्रकार से लाइन सीधी हाथ से बनाइए, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, हमें वहां स्केल का प्रयोग करना है, वहां रफली नहीं बनाना है, एकदम स्केल की सहायता से सही टू सही नाप करके एकदम सीधी लाइन हमें वहां ड्रॉ करके आनी। अब देखिए हमने ये वाली लाइन बनाई, इस लाइन को बनाने के बाद एक काम छोटा सा और करना है, इन दोनों समीकरणों में से ये वाली लाइन कौन सी समीकरण की है वो भी हमें यहाँ दर्शाना है। कौन सी लाइन, जैसे यहाँ 2x माइनस वाई बराबर 4, ये वाला हमारा एक लाइन का काम कंप्लीट हुआ। इस लाइन को दिखाने से मतलब है कि एकदम सटीकता से हमें जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको दिख जाता है ये वाली जो लाइन ड्रॉ की गई है वो इसके लिए है, उसको बार बार ये देखना नहीं पड़ता कि कौन सी लाइन, इससे कॉपी चेक करने वाले बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है। दूसरे वाले पे आ जाते हैं, x का मान 0 होता है y x पे, y का मान -1, ये रहा हमारे पास y का मान -1, a b c बिंदु नाम दिए। अब जो भी बच गए उसके अलावा हमारे पास में उनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम देता हूं बिंदु p। हमारे पास में कोई बिंदु p है, उसके निर्देशांक x का मान तो मेरे पास में 0 है और y का मान -1 है, 1 हो गया। अब x का मान -1 है और y का 0 है, ये रहा मेरे पास में दूसरा बिंदु, इसको नाम देता हूं बिंदु q। x का मान मेरे पास -1 और y का मेरे पास में 0, 2 बिंदु आ चुके। तीसरा बिंदु x का मान +2, ये रहा मेरे पास +2, y का मान -3, ये +2 और ये -3, यहां पर मिलेंगे दोनों बिंदु, ये वाला इसको नाम देते हैं r +2, -3, ये हमारे पास बिंदु आ गया। अब क्या करते हैं, बिंदु p q तथा r इन तीनों को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें एक लाइन बनानी इस प्रकार की, ये हमारे पास एक दूसरी लाइन भी आ गई। अब इस दूसरी लाइन के हमारे पास में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये थी x + y बराबर -1। इतना काम हमने किया है। इतना काम करने के बाद में हमारे पास इस कोने में एक चीज और लिखनी होती है, कौन सा, ये होता है पैमाना। ये लिखना कंपलसरी है एकदम नॉर्मल सी चीज पर लिखना कंपलसरी है कि x अक्ष पर और y अक्ष पर, इन दोनों अक्ष पर जैसे आपने जो ग्राफ बनाया है उस ग्राफ को बनाते समय कौन कौन सी यूनिट काम मिली है, इनके बीच में कितना डिफरेंस काम लिया है वो बताइए। हमें पता है ये वाले जो प्रत्येक खाना है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, प्रत्येक खाना कितने का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। तो हम यहां लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर, यहां पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर में कौन सी वैल्यू आएगी। अब हमने ही देखी, अगर यहां लिखा है 1 2 3 4 5 यानी सबके बीच में 1 1 का अंतर है, तब तो हमारे पास यहाँ 1 ही आने वाला है। अगर कोई संख्या आपने बड़ी ली है, वैल्यू आपने बड़ी वैल्यू रखी है, या किसी ने 10 रख दिया, किसी ने 5 रख दिया, 6 रख दिया, तो बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा लंबी ड्रॉ करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम लिख देते हैं डायरेक्ट 2 4 6 8 ऐसा। तो तब हम क्या कर देते हैं, अगर 2 4 6 8 इस रूप में लेते हैं, तब हमारे पास में जो इकाई बनेगी, यहाँ पर पैमाना जो बनेगा वो भी 2 बनेगा, 2 कॉलम बनेंगे, एक साथ में 2 इकाई लेते हैं। यहाँ पर तो ये भी 1 1 के लिए है, ये भी 1 1 के लिए, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। यहाँ यूनिट लिखना ना भूले, हमारे पास में जो 1 है वो इकाई है, जो इसकी यूनिट है, जो भी हमारे पास सेंटीमीटर मीटर तो यहाँ दिया गया नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 इकाई। इतना हमारे हो गया। अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न रेखिक समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करो, तब हमारा इतना काम करना पड़ता है। ठीक है, हमें इस प्रश्न में आलेखीय विधि से हल करने के साथ साथ ये पूछा था इनकी जो नेचर है वो बताइए, इनकी जो प्रकृति है वो बताइए। प्रकृति किस प्रकार से बताते हैं वो भी अभी आपको बताया जाएगा, और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो बता देता हूं। पहले मैं आपको, मैंने जो भी बताया आपको, मैंने x का मान 0 रखता हूं, y का मान 0 रखता हूं। इनको रखने का मेन रीजन क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमें प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, ये बताइए कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं y अक्ष को, कहां, किसको, y अक्ष को किन किन बिंदुओं पर स्पर्श करती है या किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए।
लाइन वापस सुनिएगा। ग्राफीय विधि से हल करना यहाँ तक हो गया। अब इसमें छोटे छोटे जो आगे वाले स्टेप डाले जाते हैं वो विद्यार्थी अक्सर स्किप कर जाते हैं, वो भूल जाते हैं। मैं आपको प्रत्येक स्टेप बताता हूँ क्या क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पूछा गया है कि दोनों लाइनों तथा वाई एक्स द्वारा या तथा दोनों जो लाइनें हैं हमारी जो वाई एक्स को किन किन बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये वाली जो लाइन है वाई एक्स ये वाला, इसको बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो बिंदु P के जो निर्देशांक है वो 0,-1 है। एक ये बिंदु A पर स्पर्श करती है, उस बिंदु के निर्देशांक 0,-4 है। अगर ये वाला हमें ऐसा नहीं दिया गया होता, ऐसा दे दिया, तो दोनों लाइनें एक्स अक्ष को किन बिंदुओं पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है, तो -1,0 और 2,0। ये भी हमें पूछा जा सकता है। तीसरी चीज यह पूछ ली कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को परस्पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तब हमें इस वाले बिंदु के निर्देशांक बताने जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यहां पर देखिए x की वैल्यू तो यहां +1 और y की वैल्यू -2 आ रहा है। ये आ गया। और क्या पूछा जाता है, और ये पूछा जाएगा कि मैं यहां लिख देता हूं, देखिए दोनों समीकरण युग्म, या और कौन सी लैंग्वेज लिखी जा सकती है, समीकरण युग्म, यानी दोनों समीकरण आ गए, युग्म का नाम लिखते ही समीकरण युग्म तथा x अक्ष, दोनों समीकरणों तथा x अक्ष द्वारा बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। क्या बोला, समीकरण युग्म यानी दोनों समीकरणों तथा x अक्ष के द्वारा कौन सा त्रिभुज बनाया जाता है, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो बात करते हैं कि कौन सा त्रिभुज बनाया जाता है। दोनों लाइनें और x अक्ष तो हमारा ये वाला है, ये वाली ये एक लाइन, ये वाली दूसरी लाइन। तो देखिए यहाँ ये वाला त्रिभुज बनता है, यहाँ एक त्रिभुज बनता है। दोनों लाइनों तथा x अक्ष की बात हो रही थी, तो यहाँ लिख देंगे दोनों समीकरण युग्मों तथा x अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1,0, 2,0 तथा 0,-1 है। ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये वाला जो है हमारे पास बिंदु कौन सा था, ये हमारे पास 1,-2, ये तीनों हो गए। एक और प्रकार पूछा जा सकता है, कौन सा, ये पूछा जाएगा दोनों समीकरण युग्म तथा x अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज को छायांकित करो। क्या पूछ लिया, छायांकित करो, यानी जो हमारे पास त्रिभुज बनता है उसको छायांकित करना है इस प्रकार से, ये वाला इसको छायांकित करना है। ये वाला जो त्रिभुज है वो दोनों रेखाओं तथा x अक्ष द्वारा बनता है। अब जरूरी नहीं कि आपको x अक्ष ही दिया जाए, यहाँ एग्जाम में x अक्ष की जगह y अक्ष भी दिया जा सकता है। अगर y अक्ष और दोनों लाइनों की बात हो रही होती तो ये देखिए, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये y अक्ष, यहाँ पर ये त्रिभुज बनता है, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज, तब हम इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताते और इसी त्रिभुज को हम छायांकित करते। x अक्ष का दिया है तो ऊपर वाला, y का दिया है तो नीचे वाला। इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं वापस बात करता हूं जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। इस प्रश्न में और क्या है, प्रकृति पूछी गई है। प्रकृति हमें कैसे बतानी है वो बात करेंगे हम, ठीक है। आशा करते हैं ये वाला आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। कोई भी हमारे पास इक्वेशन दी जा सकती है, पहले उन दोनों को इस प्रकार से हल करें, बाद में ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने के बाद में एक बार फिर से अच्छी प्रकार से प्रश्न को पढ़े। प्रश्न को पढ़ने से हमें यह पता चलेगा कि हमें लास्ट लाइन जो है वो 1 नंबर की होती है। 1 नंबर की कौन सी, ये पूछ लिया जाए कि ये जो दोनों लाइन है उसकी प्रकृति क्या है,
पहली चीज। और कौन सा पूछा जाएगा, एक्स अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, वाई अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, दोनों से बनने वाला त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो, उसको छायांकित करो। इनमें से कोई भी एक पॉइंट पूछा जाता है वो 1 नंबर के लिए होता है, वो 1 नंबर हमें मिस नहीं करना है, वो हमें बहुत ही अच्छी प्रकार से हमें काम में लेते हुए उस नंबर को हमें लेकर के आना है, उस नंबर को हमें गेन करना है। देखिए अब मैं बात करता हूं इसके हल की प्रकृति की। हल की प्रकृति जो है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है वो देखते हैं। तो देखिए हम हल की प्रकृति बताते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो समीकरण होती है दोनों, उन दोनों समीकरणों की हम तुलना करते हैं किससे, जो हमारी रैखिक समीकरण है उस रैखिक समीकरणों का जो मूल मान होता है a1x या ax by और c से, उनसे हम तुलना करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी। मुझे इन दोनों के लिए वैल्यू बतानी, तो यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ। पहले मुझे दोनों समीकरण लिखनी पड़ेगी, 2x - y = 4 और दूसरी समीकरण जो है मेरे पास x + y = -1। ये मेरे पास दोनों समीकरण है। मैं हल की प्रकृति बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये वाली कैसी है, यहाँ प्रतिच्छेदी है। ये काम आप पहले भी कर सकते थे, ग्राफी विधि से हल करने के आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है आप कब करते हो। हल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या ज्ञात किया करना होता है, यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या, दोनों वैल्यू लिखो। यहाँ देखिए a1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, a2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में देखिए जो y1 है और जो y2 है, सॉरी b1 और b2 जो है हमारे पास में, b1 और b2 उनकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू हमारे पास +1 लिखा है। c1 और c2 जो है उनकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है 4 और ये -1। तो अब इनकी तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए a1/a2 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में आ रही है 2/1 और b1 जो b2 है उसकी वैल्यू हमारे पास -1/1 है। क्या ये दोनों बराबर है, पहले देखना। अगर ये दोनों बराबर है तो तीसरी वैल्यू निकालनी है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरी वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, तो रेखाएं जो है वो हमारे पास में कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। तब इनके अद्वितीय हल विद्यमान होंगे। कैसे हल विद्यमान होंगे, अद्वितीय। रेखाएं जो है वो हमारे पास में संगत आएगी। ये हमारे पास में जो चीज पूछी गई थी ये हमने पूरी की पूरी 6 नंबर के अनुसार बताइए। अब इसको पहले लिखने से क्या फायदा होता है, पहले अगर हम लिख देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी आने वाली है या कैसी आने वाली है, अद्वितीय हल होने वाले हैं, संगत होने वाली है, समांतर होने वाली है, संगामी होने वाली है। अगर यहाँ पर हमारे पास प्रतिच्छेदी आ रही है और बाई चांस हमने क्यों आंसर करते समय कहीं मिस्टेक कर दी और हमारे पास समांतर आ गई, तो हमें यहाँ से वापस देखने का मौका मिल जाता है और ये पता चल जाता है कि हमने कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक की। हमारा जो आगे वाला जो प्रश्न है वो किस प्रकार का, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आलेखीय विधि से हल कीजिए। प्रश्न क्या है कि आलेखीय विधि से हल कीजिए। पहला काम क्या करना है, ग्राफ विधि से हमें हल करना है, जैसा कि अभी हमने किया था। उसके बाद में क्या करना है हमें, तथा y अक्ष, पहले आलेखीय विधि से हल करना है, उसके बाद में y अक्ष तथा युग्म यानी दोनों समीकरणों द्वारा निर्मित जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन इस प्रकार की, 4x - 5y = 20 और जो दूसरी समीकरण है वो है 3x + 5y = 15। ये मेरे पास दो समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को मुझे ग्राफीय विधि से हल करना है और बाद में जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक मुझे बताने हैं। तो देखिए पहले मैं पहली समीकरण काम में लेता हूं। मेरे पास पहली समीकरण क्या है, पहली समीकरण है 4x - 5y = 20।
पहली जो समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 20, मैं अभी जो तरीका काम लिया था उसी तरीके से हल कर दूंगा। पहले मैं x का मान रखता हूं 0, y का मान आ जाएगा, y का मान 0 रखूंगा तो x का मान आ जाएगा। उसके बाद हम किसी एक की और वैल्यू रखेंगे और हमारे पास मान आ जाएगा। तो देखिए मैं यहां रख देता हूं समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं 0। x की वैल्यू जैसे ही 0 रखी जाएगी तो यहां मैं लिखता हूं 4 गुणा 0, तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा 0, ये आ गया 0 माइनस 5y बराबर 20। तो यहां से हम क्या कहेंगे 0 का तो कोई रोल नहीं है, यहां मेरे पास लिखा रहेगा y बराबर 20 बटे ये माइनस का 5, माइनस 5 यहाँ गुणा में आगे गए तो भाग में, और यहां से मेरे पास मान आ गया माइनस का 4। x का मान 0 रखने पर y का मान हमारे पास में माइनस का 4 प्राप्त हुआ। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं अब रख देता हूं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो हमारे पास में देखिए जो 4x है वो तो 4x ही रहेगा। 5 गुणा 0 हमारे पास में हो जाएगा 0 बराबर हमारे पास आ गया 20, और यहां से x बराबर, ये तो 0 का कोई रोल नहीं है, यहां आ जाएगा 20 बटे 4। 20 में 4 का भाग पूरा पूरा 5 बार जाएगा। x के मैंने 0 रखा तो y का मान आ गया, y का मान 0 रखा x का मान आ गया। कंपलसरी नहीं आप x का मान और y का मान उसी प्रकार से रखे जैसा मैं आपको बता रहा हूं। आप अपनी इच्छा से कोई भी मान अब यहां पुट कर सकते हैं। x का मान कोई भी रखेंगे y का मान आ जाएगा, y का रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते थे जैसे कि ये वाला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ मेरे पास में 4x माइनस 5y है, उस माइनस 5y को मैं आगे भेज देता हूं, मेरे पास में हो जाएगा प्लस का 5y, और ये 4 जो यहाँ गुणा में है वो आगे जाने पर भागे में हो जाएगा। अब अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको ओनली y की वैल्यू रखनी है, y के आप अलग अलग मान रखते जाइए और x के अलग अलग मान प्राप्त होते जाएंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते थे इधर y रख लो, x वाले टर्म को इधर भेज दो, उसके बाद में आपको केवल और केवल x की वैल्यू रखनी पड़ती है। कंपल्सरी नहीं है, कोई भी तरीके से हल कर सकते हो। मैं ये इसलिए काम लेता हूं जैसे अभी आपको बताया कि x और y रखने से, x और y की वैल्यू 0 रखने से ग्राफ के अंदर जो बिंदु आते हैं x अक्ष तथा y अक्ष पे आ जाते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि दोनों y अक्ष को कहाँ मिलती है, बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक पूछो, तो उनके लिए हमें अलग से नहीं बताना पड़ता, क्योंकि हमारे वो पॉइंट जो है वो यहाँ से पहले ही प्राप्त हो चुके होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। x तथा y इन दोनों में से किन्हीं एक की वैल्यू कुछ भी और रखते हैं हम, जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ x जो है उसकी कोई वैल्यू, या y की रख दो, चाहे मैं यहाँ रख देता हूँ, चलो y की रख देता हूँ, y का मान रख देता हूँ माइनस में कुछ, y बराबर -2 रखने पर, y का मान क्या रखेंगे -2। आप x का भी रख सकते हो, y का भी रख सकते हो, कुछ भी रखो, प्लस माइनस कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी ये वैल्यू रखते समय इतना ध्यान रखना कि हमारे पास जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर आपने रख दिया होता प्लस का यहाँ 5 रख दिया, प्लस का 5 गुणा 5 25 हो जाता, ये यहाँ माइनस का 25 होता, आगे जाने पर प्लस का हो जाता, और ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। यानी उस प्रकार का कोई मान रखे ताकि हमारी जो संख्या है वो छोटी रहे, ताकि जो ग्राफ है वो बहुत ही बड़ा नहीं बने। तो देखिए 4x, ये माइनस का 5 है मेरे पास में, उस 5 को मुझे -2 से गुणा करना है, और बराबर मेरे पास में प्लस का 20 आया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, ये 4x तो अपने स्थान पर रहेगा, ये 20 अपने स्थान पर, और ये 5 गुणा 2 मेरे पास -5 और -2 प्लस का 10 हो गया, और आगे जाने पर हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा। 20 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास 10 बचेगा। अब मैं क्या करता हूं, x का मान निकालता हूं, और 10 बटे 4, जब 10 में 4 का भाग लगाया जाएगा तो हमारे पास में आएगा 2.5, या फिर आप इसको छोटा करके लिख दो 5 बटे 2, दोनों में से कोई भी एक मान है लिख सकते हो। अब मैं यहाँ इसकी टेबल बना देता हूँ। इसकी जो सारणी आएगी वो किस प्रकार से बनती है वो भी देख लीजिए, जिस प्रकार से उसमें बनाई थी वही वाला मीटर में काम में ले रहा हूँ। मैंने x और y का मान इसमें रखना है। x का मान 0 रखने पर मुझे y का मान -4 प्राप्त हुआ, ठीक है। y का मान 0 रखने पर x का मान मुझे 5 प्राप्त हुआ, y का मान -2 रखने पर x का मान 2.5 यानी कि 5 बटे 2 प्राप्त हुआ। ये हमारे पास जो पहली समीकरण थी वो यहाँ कंप्लीट होती है। आप साथ साथ इसके दूसरे मान भी रख सकते हैं। और अब ये बताइए कि आपने कौन सा मान रखा x का,
तब आपकी y की वैल्यू कौन सी आई, तब तक ये आप कमेंट में साथ साथ लिख के बताते रहिए। अब देखो मैं दूसरे वाला बताता हूँ। अब इसके जो सारणी बनती है वो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बनाइए, देखते हैं कौन पहले बनाता है। मैं इसमें ये कर देता हूँ x बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 0। अब देखिए x की वैल्यू जब 0 रखी जाएगी तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास में 0 प्लस 5y बराबर 15। तो 0 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, मेरे पास केवल y बचेगा, 5 गुणा वाला आगे चला जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ 15/5, यानी भाग गया मेरे पास कितनी बार 3 बार। तो यहाँ में साथ ही साथ इसकी भी टेबल बना देता हूँ। देखिए आप बाद में भी बना सकते हो, पहले भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल हमें बनानी है चाहे जब बनाएं। y का मान हमारे पास में कितना आया, x का 0 रखने पर ये आया 3। अब हम दूसरा मान भी ट्राई कर लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर, अब देखिए जब y का मान 0 रख दिया जाएगा तब हमारे पास में x की वैल्यू क्या निकल के आती है। यहाँ मेरे पास में लिखा है 3x, तो ये मैंने लिखा 3x, 5 गुणा 0 ये हो गया 0 बराबर मेरे पास में 15। 0 आप लिखो चाहे मत लिखो कोई काम का नहीं है। यहाँ 3x का ये x बचेगा, 3 उधर चला जाएगा, 15/3 ये मेरे पास भाग गया कितनी बार 5 बार। यानी y का मान 0 रखने पर x का जो मान है आपको 5 प्राप्त हुआ। अब x तथा y दोनों में से किसी एक का मान रखना है। आपने इसमें x का रखा था, मैं इसमें y का रख देता हूं। अब जरूरी नहीं आप इसमें y का रखो, इसमें भी x का मान रख सकते हो। मैं यहाँ देखिए इस x का कुछ मान रख देता हूँ। x का मान क्या रखे, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, मैं यहाँ 2 ही रख देता हूँ। x बराबर प्लस का 2 रखने पर x का मैंने क्या रखा है मान, प्लस का 2। अब y का मान देखते हैं, 3 गुणा 2 मेरे पास हो गया 6, 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, यहाँ प्लस का चिन्ह, 5y ये मेरे पास में 5y बराबर कितना 15। अब ये 5y एज इट इज, ये 15 और ये प्लस वाला 6 आगे जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाओ, मेरे पास बच गया 9। अब मेरे पास आ जाएगा y बराबर 9/5, कितना आया 9 में जब 5 का भाग लगाया जाएगा तो हमारे पास आएगा 1.8। यहाँ कितना आ जाएगा 1.8, तो यहाँ लिख देता हूँ 1.8। आप 9/5 भी रख सकते हो, 1.8 ही कंपलसरी नहीं, हमें ये पता होना चाहिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.8 के बराबर होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास में ये भी देख लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद में और भी हमें क्या पूछा है वो भी पढ़ते रहिए। प्रश्न में जो हमारे पास प्रश्न है उस प्रश्न में क्या लिखा गया है कि दोनों जो लाइनें हैं, जो यानी समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म तथा जो त्रिभुज बनेगा कौन सा, y-x तथा दोनों लाइनों यानी युग्म द्वारा बनने वाला जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमें पूछे हुए हैं। तो ये इधर वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास में x की वैल्यू होती है तथा x की भी पॉजिटिव वैल्यू होती है। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास में y का मान होता है और y का मान भी धनात्मक होता है। उसी प्रकार ये वाला जो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास x डैश की वैल्यू है तथा x डैश की ऋणात्मक वैल्यू है। नीचे वाली जो वैल्यू हमारे पास में वह वैल्यू y की ऋणात्मक वैल्यू है। तो ये हमने सारा लिख दिया। ये वाला जो है मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक 0 0। अब मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाते हैं, देखिए सबसे पहले x का मान 0 तो y का मान -4, x का मान 0 तो y का मान -4। x का मान 0 होता है y-x पे, y का मान -4 है तो ये रहा -4। इसको a बिंदु नाम दे देता हूँ। x का मान 0 तो y का मान -4 हुआ। उसके बाद y का मान 5 और x का मान 0, सॉरी x का मान 5 और y का मान 0, y का मान 0 होगा इसके ऊपर। x का मान 5 है तो ये रहा हमारे पास x का मान 5 आ गया, ये रहा। इसका नाम मैं b दे देता हूँ। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5,0। दूसरा बिंदु भी हमारे पास आ चुका है। तीसरा बिंदु x का मान -2, ये रहा हमारे पास -2। y का मान हमारे पास में कितना, देखिए y का मान हमारे पास में है +2.5। y का मान हमारे पास में +2.5 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर x का मान जैसे ही -2 रखेंगे, x का मान -2 होता कहाँ है, इधर।
y का मान कैसे है, ये 2.5 कहाँ आएगा, देखिए ये दो, एक मिनट इस पॉइंट को वापस चेक करते हैं कि देखिए ये मिस्टेक कैसे आ रही है, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए थे। एक बार इसको वापस ट्राई करते हैं तीसरे वाले पॉइंट को, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू हमने जैसे अप्लाई की है उसकी वैल्यू को, आपने y की वैल्यू -2 रखी है, y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 है, और x का मान अभी 2.5 आया हुआ था। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया था, ऊपर वाला मान नीचे और नीचे वाला मान ऊपर लिख दिया था, बाकी मान मेरा सेम है। y का मान मैंने -2 रखा था, ये मेरे पास ऐसा लिखा गया था कि ये 4x -2 और -5 माइनस के 10 प्लस के 10 हो गए थे, आगे जाने पर माइनस के 10 हुए थे, और ये मेरे पास यहाँ 10 आ गया था, और यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास 10/4 यानी कितनी आई थी, 2.5। x की वैल्यू और y की वैल्यू मैंने थोड़ी सी उल्टी लिख दी थी, वैल्यू को लिखते समय विशेष ध्यान रखें। तो x का मान 2.5, x का मान 2.5 यानी यहाँ पर, y का मान -2 तो इसे ठीक नीचे यानी यहाँ पर, ये बिंदु C है, x का मान 2 और y का मान मेरे पास में 2.5। अब क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को आसानी से बहुत ही अच्छी प्रकार से हमें स्केल से मिला देना। लाइन एकदम सीधी बनानी है, मैं सीधा हाथ से बना रहा हूँ, यहाँ शायद रेडीमेड हो सकती है। मैंने क्या बताया, जैसे ही हमारी लाइन आ जाए उस लाइन पर वो इक्वेशन लिख दो जिसकी वो लाइन हमारे पास खींची गई है, 4x - 5y = 20। अब वापस इस पे आ जाते हैं, x का मान 0, y का मान +3, ये रहा y का मान +3, इसको बिंदु P नाम दे दिया, और ये आ गया 3,0। अब x का मान हमारे पास में 5 है और y का मान 0। x का मान 5 कहाँ पर है, ये वाला बिंदु B, 5,0 आया हुआ है, दूसरा बिंदु हमें वापस नहीं देना, वही बिंदु काम में ले लेंगे। x का मान +2, ये रहा +2, y का मान 1.8 वो भी प्लस का, तो यहाँ से ये वाला, ये बिंदु हमारे पास आ गया दूसरा। अब क्या करते हैं, इन बिंदुओं को मिला देते हैं, ये वाला हमने बिंदु मिला दिए, ये बिंदु P था वो तो बिंदु ऑलरेडी दिया हुआ, इसको Q नाम दे देता हूँ, 2,1.8 या 1.8 की जगह मैंने क्या बताया, ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हो। अब ये वाली कौन सी समीकरण के लिए है, वो है 3x + 5y = 15, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे लिखना है उसका पैमाना, यानी x अक्ष पर तथा y अक्ष पर, ये ऊपर ऊपर कोने में लिख देना, जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ पेपर पे ऊपर ऊपर कोने में ये वाला पैमाना लिख देना, जहां ग्राफ बन गया उसके ऊपर, इसके बीच में यहाँ नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये हमारा इस प्रकार से यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, y अक्ष तथा दोनों समीकरणों के द्वारा बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। ये रहा मेरे पास y अक्ष, दोनों, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, ये वाला y अक्ष। अब यहां लिख देना कि y अक्ष तथा समीकरण युग्म, y अक्ष तथा समीकरण युग्म द्वारा बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, एक तो मेरे पास में है 3,0, दूसरा मेरे पास में लिखा हुआ है 0, -4, और तीसरा मेरे पास में लिखा है 5,0। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। ये वाली चीज जो भी हमें एक्स्ट्रा में पूछी जाए लास्ट में, उस पर विशेष ध्यान रखना है। ये वाला 1 नंबर का पूछा जाता है, बाकी प्रश्न के शेष 5 नंबर होते हैं। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक इसी से जैसा एक ग्राफ और बनाते हैं, उसमें हमें क्या दिया हुआ है वो देखिए, उसमें थोड़ा सा अलग से प्रश्न है, उसमें ये वाली वैल्यू में नहीं पूछी है, उसमें थोड़ा सा अलग प्रश्न है। कैसे है, आप प्रश्न पढ़िए, पहले प्रश्न की भाषा को देखिए और ये चेक कीजिए कि इसका आंसर जो है आपको आता है क्या। मैं यहाँ बता ही रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये ट्राई कीजिए। अगर यही वाला प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप इसको किस प्रकार से करके आते हैं।
मैं एक बार प्रश्न लिखता हूँ, साथ ही साथ कमेंट करते रहिए ताकि वीडियो बनाने में हौसला मिलता रहता है कि हाँ काफ़ी जने हमारे पास में सपोर्ट में है। वैसे काफ़ी विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीछे वाली जो हमारे पास 3 क्लास हुई है, आप लोगों ने भरपूर उसे पसंद किया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। मैं आगे प्रश्न लिखता हूँ। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न है आपके लिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। देखिए मैं आप इतनी लाइन नहीं लिख रहा हूँ, उससे आगे का प्रश्न लिखूंगा। क्या लाइन है? निम्न रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। पहले मैं समीकरण लिख देता हूँ एक बार, उससे आगे क्या है वो भी बता देता हूँ आपको। निम्न रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा, अब ये वाली चीज वेरी इंपॉर्टेंट आ गई इसमें, तथा इसकी सहायता से, आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि किसका मान ज्ञात करना है? ए का। अब ए या आखिर में अलग से क्या मैटर आ गया? ए इस प्रकार से है कि 4x + 3y बराबर ए है। प्रश्न एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। निम्न रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि 4x + 3y बराबर ए हमारे पास दिया हुआ है। अब हमारे पास लास्ट में लिखी हुई है 2 समीकरण, x + 3y बराबर 6 और दूसरी जो समीकरण है वह लिखी हुई है 2x - 3y बराबर 12। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। अब देखिए मैं ये वाला हर करके बताता हूँ, आप साथ साथ इसके कमेंट करके ये बताते रहिए कि x की वैल्यू कौन कौन सी रखी जाने पर y की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, या फिर y की कौन सी वैल्यू रखी जाने पर x की वैल्यू हमारे पास कौन सी पॉसिबल है। पहली समीकरण बताते हैं। पहली समीकरण में x बराबर 0 पुट करने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा। 0 + 3y बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3y बराबर 6। 3 यहाँ गुणा में है, आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा और y का हमारे पास 2 मान आ गया। अब मैं बात करता हूँ कि मैं अगर y का मान 0 रख देता हूँ, यानी कि y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर क्या होगा हमारे पास में? देखिए यहाँ x जो है वो तो x रखा हुआ है, प्लस 3 गुणा 0 यानी 0 बराबर 6। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट आ गया कि x बराबर 6। x और y, x का मान 0 रखने पर y का मान आ गया और y का मान 0 रखने पर x का मान आ गया। अब मैं y का कोई और मान रख देता हूँ, यहाँ रख तो x का भी रख सकते थे, पर जैसे मैं y का रखूंगा ना तो x की मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे? मैं यहाँ रख देता हूँ y बराबर क्या रखूँ? 1 रख देता हूँ। 1 रखने पर y बराबर कितना रखने पर? 1 प्लस का 1, तो यहाँ आएगा हमारे पास में x + 3, ये ऊपर वाला 3 गुणा 1 बराबर 6। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई x बराबर 6 तो ऑलरेडी है, ये प्लस का 3 गुणा 1 यानी 3 आगे गया तो मेरे पास में माइनस का हो गया और यहाँ मैं लिख सकता हूँ x बराबर 3। यहाँ हमारे पास x का मान कितना आ गया? 3। x का मान आ गया। अब मैं इसकी सारणी बना देता हूँ। मेरे पास में जो इसकी सारणी बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मैंने x का मान रखा था 0, x का मान 0 मैंने रखा तो y का मान मुझे प्राप्त हुआ प्लस का 2। उसके बाद मैंने y का मान रखा 0, y का मान 2 रखने के साथ मुझे x का मान प्राप्त हुआ 6। उसके बाद मैंने y का मान रखा 1, x का मान हुआ 3। जिस प्रश्न का जो मान x का है तो x में लिखना है, y का है तो y में लिखना है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले समीकरण की। दूसरे वाला हमारे पास समीकरण जो है वो ये लिखा है। इसमें भी मैं यही काम करता हूँ। इसमें x बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू क्या रख देता हूँ? 0। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास में 0 - 3y बराबर 12। 0 - 3y बराबर 12 है तो यहाँ मुझे केवल y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 12 बटे -3।
ये -3 यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 12 में 3 का भाग मेरे पास जाता है 4 बार और माइनस का चिन्ह डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ y बराबर 0 रखने पर किसकी वैल्यू रखता हूँ मैं, y की वैल्यू भी मैं 0 पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू जैसे ही 0 रखी जाएगी तो हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा केवल मेरे पास में 2x, ये माइनस का 3y रिप्लेस हो गया, बराबर में मेरे पास बच गया 12। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x बराबर 12/2, यानी 12 में 2 का भाग 6 बार जाता है। x का मान रखा y का गया, y का रखा x का गया। तो यहाँ भी एक मान हमें और चाहिए, x का एक मान और भी निकाल लेते हैं। देखिए x का मान या y का मान, किसी एक का मान और हम पुट करते हैं तो y की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ y का मान रख देता हूँ, y का मान मैं 2 रखता हूँ। y का मान 2 क्यों रखा मैंने, देखिए, और 2 जो है वो भी माइनस का रखता हूँ, क्यों रखा वो भी सोचिए। -2 गुणा -3, माइनस का और माइनस का मिलकर के प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस का 6 आगे जाने पर माइनस का होगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेंगे, 6 में 2 का भाग और जाता है। या फिर आप ऐसा कर दो, इस x का जो है उसका मान 3 रख दो, y का मान कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर 2 माइनस का रखने पर तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है वो भी देखिए। यहाँ मेरे पास लिखा है 2x -3 -2 माइनस प्लस का 6 बराबर हमारे पास 12 आ चुका है। अब 2x बराबर 12 माइनस 6 यानी 6, और ये वाला जो मेरे पास x है वो आगे जाकर के भाग अकेला बचेगा और 2 यहाँ भाग में चला जाएगा। 6 में 2 का भाग देता हूँ 3 बार। सबसे पहले x का मान 0 रखा तो y का मान मुझे प्राप्त हुआ -4। y का मान 0 रखा तो x का मान प्राप्त हुआ +6। जब मैंने y का मान -2 रखा तो x का मान मुझे प्राप्त हुआ +3। इस प्रकार से हमारे पास 2 समीकरणें दी गई थी। दोनों समीकरणों के अनुसार हमने सारणियां दोनों बना के तैयार कर ली। अब मैं ग्राफ की बात करता हूँ। ग्राफ किस प्रकार से बनेगा हमारे पास में, ये वाला हमारे पास में होता है y अक्ष और ये वाला होता है हमारे पास में x अक्ष। एक तो होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5, ये देखिए हमें यहाँ 6 तक चाहिए तो यहाँ मैं इसमें 6 भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, जितनी वैल्यू हमें चाहिए उतनी हम लिख सकते हैं। कंपल्सरी नहीं, हम सारी साइड में बराबर ही लिख करके चले। ये हमारे पास y डैश होता है, ये वाला हमारे y होता है, ये वाला x होता है, ये मूल बिंदु O है जिसके निर्देशांक 0 0 है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। x का मान 0 तो y का मान +2, y का मान +2 कहाँ पर है, ये वाला। x का मान तो 0 है ही, इसको दर्शा देता हूँ a, यानी 0,2। दूसरा x का मान +6 और y का 0, ये रहा मेरे पास में x का मान +6, तो यहाँ मैं कह देता हूँ 6,0 बिंदु आ गया मेरे पास b। तीसरा बिंदु x का मान मेरे पास 3 और y का मान 1, 3,1 यहाँ पर बनेगा ये बिंदु। इधर से देखिए ये वाला मेरे पास 1 आता है, इधर से ये 3 आता है, तो ये बिंदु हमारे पास बन गया। और हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन हम इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं, ए बी, और ये बिंदु सी नाम दे देते हैं। इसका निर्देशांक 3,1। ये कौन से के लिए है, ये है x + 3y = 6। एक समीकरण का हमारे पास ग्राफ बन चुका है। दूसरी बात करते हैं, x का 0 y का -4, ये रहा -4। ठीक है, अब यहाँ 0,-4 बिंदु P आ गया। कोई भी नाम रखते हो, P की कंपल्सरी नहीं है। अब x का मान 6 0, इसमें भी तो 6 0 था, यानी ये दूसरे वाला बिंदु हमारे पास वापस यही आने वाला है। एक बिंदु नहीं लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। x का मान 3 रखना है तो y का मान -2 आना चाहिए। ये 3 है तो यहाँ मेरे पास में -2 आना चाहिए। यहाँ पर ये क्यों आ जाएगा मेरे पास में 3, -2। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों बिंदु को मिला देता हूँ। जैसे ही हमारे पास में इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया जाएगा तो इस प्रकार की एक लाइन आ जाएगी। ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, ये हमारे पास में लिखा हुआ है 2x - 3y = 12 है। हमारे पास 2 समीकरण थी, दोनों समीकरणों के अनुसार हमने ग्राफ डिनोट कर दिया। और यहां मुझे लिखना है इसका पैमाना। पैमाना यानी
एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, दोनों पर क्या क्या लिखा जाएगा। एक पैमाना तो मैंने वो बताया जैसा अभी आपने दोनों प्रश्नों में लिखा है। एक और कौन से प्रकार से लिख सकते हो, एक दूसरा प्रकार है, ये भी लिख सकते हो आप। एक बड़ा खाना, लार्ज कॉलम। एक बड़ा खाना मतलब क्या हुआ वो समझाता हूं, पहले आप ये सोचिए। एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। बड़ा खाना मतलब वो खाने वाला बड़ा नहीं है, बड़ा खाना कॉलम की बात हो रही है। कैसे, जैसे हमारे पास में छोटी छोटी लाइनें होती है 10, और उसके आधार पर इस प्रकार से ये ग्राफ होता है। एक बड़े खाने का मतलब हमारे पास ये मान लिया ग्राफ पेपर है, ये जो कॉलम होता है ना बड़े वाला 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर का, उसको हम कहते हैं एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, एक इकाई। या फिर आप इसके सीधा लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, वो पहले वाला आप लिख सकते हो। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इतना हमने कर दिया। अब मैं वापस प्रश्न पे आ जाता हूं। ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। अब ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, मुझे प्रश्न में दिया हुआ है कि ये वाला 4x + 3y बराबर a, क्या दिया हुआ है 4x + 3y बराबर a। ये अब क्या है, x और y उन बिंदुओं के निर्देशांक है जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये वाले x का मान 6 है, यहां लिख देता हूं x 4 × 6 + 3 गुणा y का मान हमारे पास यहाँ 0 है तो 0 बराबर a, तो a बराबर 6 × 4 मेरे पास आ गया 24 + 0, a का मान हमारे पास 24 प्राप्त हो गया है। यानी मैंने जैसा आपको बताया कि जो भी प्रश्न आता है वो पहले तो लिखा जाता है, इनको ग्राफीय विधि से हल करो, आलेखीय विधि से हल करो। आलेखीय विधि से हल करने के बाद में लास्ट में 1 नंबर का कोई ना कोई छोटा पॉइंट हमें दे दिया जाता है, वो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है, उसको भूलना नहीं है। इसको भूलने से हमारा 1 नंबर चला जाता है। अगर हम पूरा क्वेश्चन करते हैं, हम पूरी मेहनत करते हैं, तो ये वाला 1 नंबर हमें फालतू में नहीं गंवाना है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास इससे आगे वाला जो कौन सा पैटर्न के आधार पर हमारा प्रश्न पूछा जाता है वो देखिए। आगे वाला जो प्रश्न है, अब वो हमारे पास जो पूछा जाएगा वो होता है असमीका से संबंधित। ज्यादातर जो प्रश्न है वो यहीं से जितना अभी हमने किया है पूछे जाने की संभावना रहती है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पेपर सेटर क्या डिपेंड करता है उस पर डिपेंड करेगा। अब असमीका वाले होते हैं, अगर असमीका से पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जा सकता है कि छोटे छोटे 3-3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जाएंगे, 2 पार्ट्स में अगर मैं बात करता हूं। असमीका वाले, असमीका, अब असमीका के प्रश्न जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखिए। प्रश्न ऐसा आएगा, निम्न असमीकाओं को छायांकित कीजिए या उनको दर्शाइए, या निम्न असमीकाओं को आलेखीय विधि से हल करो, निम्न असमीकाओं को ग्राफिकल मेथड से हल करो। ये हमारा इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का आएगा कि प्रश्न में कोई इस प्रकार से ले लेता हूं, जैसे मेरे पास में दिया हुआ है x > > 2। x का मान मेरे पास में या तो x के बराबर है किसके, 2 के। इसको मैं 2 प्रकार से लिख सकता हूं। कौन कौन सा 2 प्रकार होगा, पहला तो मेरे पास में है कि x का मान मेरे पास में +2 दिया हुआ है। दूसरा मेरे पास में यहां लिखा हुआ है x का मान बड़ा है किससे, 2 से। या तो 2 है या 2 से बड़ा मान हमारे पास में यहाँ पॉसिबल है। तो इसको ग्राफ के रूप में किस प्रकार से डिनोट करेंगे, इसमें ज्यादा लिखा नहीं जाता, इसमें डायरेक्ट हम ग्राफ ही बनाते हैं। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट इसमें नंबर्स लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। इस प्रकार से हम सारा ग्राफ बना देंगे। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, x का मान 2। इस पूरे ग्राफ में x का मान +2 कहां पर है, +2 मेरे पास यहां पर है। क्या मेरे पास यहां पर भी x का मान +2 है,
यहाँ जितने भी बिंदु आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दर्शा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इन सभी जगह, या मैं ऐसा कह दूं कि यहाँ पर एक अगर लाइन ड्रॉ कर दी जाए, इस पूरी लाइन पर x का जो मान है, x की जो वैल्यू है वह हमारे पास 2 है प्लस का। y का मान मैंने नहीं बताया, मैंने ये बताया x का मान 2 है, y का मान नहीं पूछा, तो x का मान तो 2 है, इसके लिए तो कंप्लीट हुआ। अब दूसरे की बात करते हैं, x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, 2। अब ज्यादा किधर होता है आपको पता ही है, इधर तो कम हो रहा है संख्या, इधर ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा यानी ये वाला, इसको छायांकित भी करना होता है, इस प्रकार से ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा इतना सा एक छोटा सा प्रश्न है। इसमें यहाँ इसका पैमाना लिख देना, यहाँ x डैश y और y डैश, वो तो अपने आपको पता ही है। एक इसी प्रकार का प्रश्न आपको और बता देता हूँ, y इज लेस देन और इक्वल -3। y की वैल्यू भी इसमें 2 प्रकार की है, या तो y की वैल्यू -3 के इक्वल है, या फिर y की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है, लेस देन यानी छोटी है किससे, -3 से। तो इसमें भी हम सेम इसी प्रकार से काम करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, माइनस के ये वैल्यू सारी की सारी। y का मान मेरे पास -3 होना चाहिए, y का मान -3 होता कहाँ पर है, इस पूरी लाइन पर y का मान -3 है। कहीं पर भी देखो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, पूरी लाइन पर हमारे पास x का मान 3 है, उससे भी छोटा होना चाहिए। अब छोटा कहाँ है, जैसे इस लाइन पे देखो, ये 4, ये 3, ये 2, इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है, देखिए एक साइड में मेरे पास -2 है, एक साइड में मेरे पास -4 है। अगर ये माइनस नहीं होता तो हम सीधा सा लिख देते ये 4 बड़ा है 2 छोटा है। अगर दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है तो ये होगा, जैसे बहुत ही अच्छी प्रकार समझते हैं, माइनस यानी इसके ऊपर ये मैं मान सकता हूँ, आसान भाषा में बोलूँ, माइनस यानी मांगे लाल। एक ऐसा आदमी है जिसमें से 2 रुपए कोई उधार है, यानी कोई मांग रहा है, एक ऐसा जिसमें से 4 मांग, तो फायदे में कौन है, ये वाला फायदे में, यानी ये जो बड़ा है वही तो फायदे में, ये हमारे पास -2 बड़ा होगा। तो इधर ये वाली से छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यानी इसकी वैल्यू सारी नीचे वाली जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। पैमाना लिख देना, x y x डैश y डैश सारा कुछ लिख देना आपको, ये हमारा हो गया। अब हम इससे एक और प्रकार का प्रश्न यहाँ पूछा जाता है, किस प्रकार से, ये तो एकदम नॉर्मल से नॉर्मल जो थे एसएमिका वाले प्रश्न, ढंग का जो एसएमिका का प्रश्न होता है वो कैसे पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न एसएमिका को आलेखीय विधि से हल करो, और प्रश्न हमारे पास ऐसे आ जाए, x - y दोनों साइड में ये वाला मॉड्यूलस का निशान लगाया हुआ है, और ये प्लस का 1। बात समझिएगा कि मैंने क्या लिखा है, मापांक का चिन्ह यहाँ क्यों लगाया जाता है। मापांक का मतलब है कि x - y जो है, यहाँ देखिए आपको पहले लिखना होता है कि मापांक यानी मॉड्यूलस का चिन्ह हटाने पर, मॉड्यूलस का चिन्ह अगर हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे x माइनस जो y है उसकी वैल्यू जो है, उसका जो मान है वो क्या होगा, -1 से इस +1 तक होगा। कैसे, यहाँ तो हमारे पास ये लिखाया हुआ है कि इस प्रकार से वैल्यू होने वाली है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में रिप्रेजेंट करती है। कैसे, इसकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, x माइनस वाई जो है हमारे पास में, उस x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ जो लिखा हुआ है उस लिखे हुए वैल्यू के अनुसार हम क्या लिखेंगे कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है कि ये 2 वैल्यू आ गई, इसको 2 अलग प्रकार से लिखते हैं। कैसे, पहले तो मैं लिख देता हूं कि जो हमारे पास x माइनस वाई है, केवल ये वाला काम लेता हूं, इधर वाला ये एक बार भूल जाओ, x माइनस वाई जो वैल्यू है हमारे पास में ग्रेटर देन और इक्वल -1, -1 से इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे वाला मेरे पास इस प्रकार से लिखा जाएगा कि x माइनस वाई जो है, यहां मैंने क्या लिखा, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल -1, और यहां हमारे पास में आ जाएगा x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल +1। ये इस प्रकार की हमारे पास में 2 वैल्यू लिखी जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू के आधार पर इन दोनों यहां तक, अब तक ये जो है दोनों हमारे पास में असमीकरणों के फॉर्म में लिखे हुए हैं। दोनों किसके फॉर्म में लिखे हुए हैं,
असमीकरण के फॉर्म में। जो दोनों असमीकरण के फॉर्म में लिखे हुए अगर है तो इन दोनों को मुझे समीकरण फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में बनाना है? समीकरण के फॉर्म में। तो जब इनको समीकरण रूप में लिखा जाएगा, पहले मैं पहले वाली समीकरण को यानी इधर वाले को समीकरण रूप में लिखता हूं, तो यहां मेरे पास हो जाएगा कि x माइनस 1 यहां समीकरण रूप में यानी बराबर का निशान आता है और यहां माइनस का 1, ये मेरे पास आ गया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ी सी जो चिन्ह है वो इस प्रकार से आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल। -1 जो है बड़ा है x माइनस वाई की बजाय, ये वाला जो चिन्ह है यहाँ विपरीत हो जाएगा इस प्रकार से। क्यों हुआ वो बताता हूं आपको। जैसे मापांक का निशान हटाया जाएगा, इसकी वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू किसके रूप में होगी? एक तो प्लस का 1 है, इधर वाला थी हमारे आसानी से समझ में आता है। ये जो हमारे पास में है ये क्या लिखा है मैंने, इसकी वैल्यू माइनस ये प्लस 1 से या तो बराबर होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए, या फिर -1 से छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने ये वाला चिन्ह लगाया। अब देखो मैंने इस प्रकार दोनों ये मान लिख दिए थे, ये वाली पहली समीकरण प्राप्त हो गई। अब ये जो हमारे पास पहली समीकरण आई है, उस पहली समीकरण से अब मुझे पहला ग्राफ भी बनाना है। हमारे पास में जो पहली समीकरण आई है उससे मुझे पहला ग्राफ बनाना। तो इससे देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। मैं यहां कह देता हूं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो यहां आ जाएगा -y बराबर -1, तो y का मान मेरे पास में प्लस का 1 प्राप्त हो गया। अब रख देता हूं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो y का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर माइनस का 1। आप चाहो तो एक मान और रख सकते हो, एक मान और रख लेना। उसके बाद में यहाँ डायरेक्ट इसमें 2 ही मान के लिए आपको बना के बता देता हूं। हमें 3 मान रखे उसको बनाना है। x का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा। x का मान 0 रखने पर 1 प्राप्त होता है, y का मान 0 रखने पर माइनस का 1 प्राप्त होता है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब मैं दूसरी इक्वेशन बना लेता हूं। यहाँ इसको समीकरण यहाँ लिखना समीकरण रूप में लिखने पर x माइनस वाई। अब देखो यहाँ मेरे पास में क्या लिखा गया था, x माइनस वाई बराबर -1, x बराबर वाई बराबर -1, या मेरे पास में प्लस का 1। यदि मैं x बराबर 0 वैल्यू पुट कर देता हूं तब मेरे पास में यहाँ आ जाएगा -y बराबर प्लस का 1 और y का मान मेरे पास में माइनस का 1 आ गया। और यदि मैं y का मान 0 रख देता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा -x माइनस 0 बराबर 1 और यहां से x बराबर प्लस का 1। ये वैल्यू आ गई। अब यहां से हम इसकी टेबल बना देते हैं, सारणी बना देते हैं। ये हमारे पास इसकी सारणी आ जाएगी x और y। x का मान 0 रखने पर y का मान आया, y का मान 0 रखने पर x का मान आया। ये हमारी सारणी बन गई। सारणी में हमें 3 वैल्यू भी रख सकते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको ग्राफ को बनाते समय ध्यान रखना है। ध्यान किस प्रकार से रखेंगे वो भी आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना तो आता है। इसलिए मैं ये जो ग्राफ वाला पोर्शन है थोड़ा सा अगर आपको पता चला तो मैंने इसको स्पीडली लिया है। हमें 3 पॉइंट लेने थे, मैंने यहाँ 2 लिए। आपको पेपर में 3 पॉइंट लेकर के बताने हैं। देखिए यहाँ ये ग्राफ वाला पोर्शन जो है उसके अलावा इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो वाला मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहाँ हमारे पास में ये इस प्रकार के सारे पॉइंट्स हैं। अब मैं बात करता हूँ x का मान 0, y का मान +1, ये मेरे पास में y का मान मेरे पास में प्लस का 1, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 0,1। अब x का मान -1, y का मान 0, ये वाला रहा मेरे पास में -1,0। इसको बिंदु B नाम दे देता हूँ। मैंने 2 ही बिंदु लिए थे तो इस प्रकार मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ इस प्रकार की मेरे पास लाइन आ गई। ये लाइन किसके लिए है? मेरे पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 के लिए। दूसरा x बराबर 0, y का मान -1, ये रहा मेरे पास माइनस का 1, इसको p डिनोट करता हूं। x का मान प्लस का 1 और y का मान मेरे पास में 0, 1,0, ये बिंदु Q आ गया। एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास में ये वाली आ जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू +1। ये 2 हमारे पास में लाइनें आ चुकी है। ऊपर कोने में पैमाना लिखना है। पैमाना लिखने से पहले एक चीज याद रखिए, ये जो हमारे पास में इनके लिए ग्राफ बन के तैयार हुए हैं, इन दोनों के लिए हमारे पास ग्राफ बन के तैयार हो गए, जबकि ये वाले सिंबल जो है वो अभी तक बाकी है। पहले वाली समीकरण की बात करता हूं। इसका जो मान है x माइनस वाई का मान -1 से भी छोटा होना चाहिए।
इससे छोटा होना चाहिए, ये तो इसके लिए लाइन है। मैंने अभी बताया था इससे बड़ा होता है इधर की ओर, छोटा होता है पीछे की ओर। अगर इससे भी छोटा होना चाहिए तो इसको छायांकित हम करेंगे ऊपर की ओर। छोटा पूछा है तो यहां इससे पीछे की ओर, यहां इसका इधर ये वाला जो पीछे वाला सारा पोर्शन है वो हमारे पास में ये इस प्रकार से आएगा। अब अगर मैं बात करूं यहां पर ये वाला, इसके लिए देखिए इसकी वैल्यू जो ग्रेटर देन होनी चाहिए, इससे ग्रेटर देन, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इधर की ओर। ये हमारे पास में इस प्रकार मान आता है। इससे वैल्यू छोटी थी तब हम पीछे चले गए थे, वैल्यू बड़ी थी तो हम आगे चले गए। यहां वैल्यू नहीं है, इसके अलावा ऊपर वाला मान भी है, नीचे वाला मान भी है, ऊपर पैमाना लिखना है। इस प्रकार इस असमीका वाले प्रश्न को हल किया जाता है। सेम ऐसा ही एक प्रश्न मैं और लिख देता हूं, ये आपको हल करना है और इसका आंसर जो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। यहां मेरे पास प्रश्न है, इसमें मॉड्यूलस नहीं है। 3x - 2y लेस देन और इक्वल x + y - 8। इसको छोटा सा हल करके मैं आपको देता हूं, इक्वेशन फॉर्म में बना देता हूं। ये 2x जो है इधर आ जाएगा मेरे पास में, 3 में से 1 कम हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2x। ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएंगे, लेस देन और इक्वल -8। ये वाला आपके पास बन गया। इसमें 2 समीकरण नहीं है, जैसे अभी मैंने आपको ये हल करके बताया। इसमें 2 समीकरण बनी है, उसमें एक ही बनेगी और एक में ही पहले जो असमीका है उसको समीकरण रूप में लिखो, उसके बाद उसका ग्राफ बनाओ, उसको आलेखित करो। ये कौन सी वैल्यू आती है आपको हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। इसी क्वेश्चन के साथ आज इस वीडियो का यहीं पर हैप्पी एंडिंग करते हैं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर साथ साथ बताते रहिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मॉर्निंग टाइम में सुबह 9 बजे इससे आगे वाले चैप्टर के साथ। तो कल सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा पेन और कॉपी लेकर के। हम इससे आगे वाला जो चैप्टर है अर्थमेटिक वो एकदम पूरा देखने वाले हैं। उसमें से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में कौन सा प्रश्न होता है। अगर आपके उसमें किसी प्रकार का डाउट है तो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, सुबह 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।